हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जॉनटेक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर मेजरमेंट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। हमने जो मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसमें हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते थे। पहला होता था हमारा मैकेनिकल, दूसरा होता था हमारा इलेक्ट्रिकल और तीसरा होता था हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक। और इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत। और इलेक्ट्रॉनिक्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे विद्युत जो उपकरण होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनके बारे में हमने ज़्यादातर क्या की थी, चर्चा की थी। जिसमें हमने देखा कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला तो हमारा था प्राथमिक और एक थे द्वितीयक। जिसमें हमारे जो प्राथमिक जो उपकरण थे उनको हमने क्या बोल दिया था, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। और जो हमारे सेकेंडरी थे उनको हमने क्या बोल दिया, द्वितीयक उपकरण। फिर हमने देखा कि जो द्वितीयक उपकरण है उनको भी हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। इस तरह से हमारे पास 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण हैं वो बन के आते हैं। मतलब कि ये जो 3 टाइप के जो उपकरण थे इनके बारे में हमें स्टडी करनी है पूरी मेजरमेंट में। वो कौन कौन से थे आपके, एक तो सांकेतिक प्रकार मतलब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। दूसरा हमारा था रिकॉर्डिंग, जो क्या करता है, हमारी रीडिंग को रिकॉर्ड करता है। और थर्ड था हमारा इंटीग्रेटिंग, जो हमारी क्या करता है, जितनी भी यूनिट है उन सबको क्या कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है, मतलब कम्युलेटिव एडिशन। और जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या था, हमारा ऊर्जा मीटर। क्या था हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल, ऊर्जा मीटर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी मीटर। फिर हमने देखा था कि उसके लिए हमारे जो इंडिकेटिंग जो सांकेतिक जो प्रकार के जो उपकरण हैं उसके लिए हमने डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट हैं, घटक हैं, उनके बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से हमारा जो पॉइंटर है, जो सूचक है, वो कैसे विचलन करता है। उसके लिए कौन कौन से घूर्णन या टॉर्क जो है अवेलेबल होते हैं उनके बारे में हमने देखा था। और किस तरह से वो टॉर्क जनरेट किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के जो हमारे उपकरण हैं उसमें किस किस तरह के हमारे जो टॉर्क हैं वो जनरेट होते हैं। इन सब के बारे में हमने जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसमें हमने स्टडी की है। आज हम पहला इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं हमारे मेजरमेंट का, जिसका नाम है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसलिए आज हम जो है पीएमएमसी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसका हिंदी में क्या नाम होता है, स्थायी चुंबक चलन कुंडली। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसके नाम में ही क्या है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल छिपी हुई है। यहां पर जो मैग्नेट ले रहा है वो क्या ले रहा है, स्थायी चुंबक। मतलब मेरी जो चुंबक है, जो मैग्नेट है, वो हमेशा क्या रहेगी, स्थायी रहेगी, एक जगह रहेगी। और जो कॉइल होगी वो इसमें क्या करेगी, मूव करेगी। हमने मशीन में पढ़ा था कि हमारा एक चीज मूव करनी चाहिए, या तो मैग्नेट मूव करे या मेरी कॉइल मूव करे, तभी हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स, तभी हमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और तभी हमें क्या मिलेगा, फोर्स। तभी हमारा जो है पूरा जो प्रिंसिपल होता है इंडक्ट मोटर का, या हम जनरेटर की बात करें तो हमें पता है कि हमारी एक जो चीज है, या तो हमारी कॉइल मूव करे या हमारी मैग्नेट मूव करे। तो यहां पर हमारी मैग्नेट क्या है, स्थायी, और जो कॉइल है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। इसलिए हमने इसको नाम बोल दिया पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, जिसका हिंदी में क्या नाम है, स्थायी चुंबक चलन कुंडली। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि आपकी जो स्थायी चुंबक है वो किसकी बनी होती है, किस मटेरियल की स्थायी चुंबक बनी होती है। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो कॉइल है या स्प्रिंग, कंट्रोल स्प्रिंग कौन सी दी जाती है, इसमें कौन सी स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे जो है कंस्ट्रक्शन के बारे में यहां से पूछा जाएगा। तो पहले हम इसके जो कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन इन द सेंस मतलब कि इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं। तो अगर हम डायग्राम में देखें, तो डायग्राम में अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कि ये आपको क्या दी हुई है, एन और एस, मतलब ये मेरी क्या हो गई, मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट हो गई, ठीक है। अब इसके बारे में हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से कि जो परमानेंट मैग्नेट है वो किसकी बनी होती है। फिर हमारे यहां पर देखते हैं कि हमारे एक क्या दी हुई है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये हमारी क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है हमारी, सॉफ्ट आयरन कोर।
और ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसके ऊपर ही हम क्या यूज करते हैं, एक एल्यूमिनियम फॉर्मर। ये हमारी क्या होती है, एल्यूमिनियम फॉर्मर, और ये हमारी क्या होती है, आयरन कोर। और ये जो हमारी एल्यूमिनियम फॉर्मर होती है इसके ऊपर ही हम क्या यूज करते हैं, कॉपर कॉइल। ये हमारी क्या कहलाती है, कॉपर कॉइल। बात समझ में आई। एक तो मेरा क्या हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया। एक मेरी क्या हो गई, सॉफ्ट आयरन कोर। देन मेरी क्या हो गई, एल्यूमिनियम फॉर्मर। और थर्ड मेरा क्या हो गया, कॉपर कॉइल। अब इसके थ्रू हमने क्या यूज किया हुआ है, एक स्पाइंडल। मतलब कि इस तरह से मेरा क्या है, एक स्पाइंडल। इसके ऊपर और नीचे इन दोनों पर मैंने क्या यूज की हुई है, स्प्रिंग। क्या है मेरी ये क्या है, स्प्रिंग। ये अपर कंट्रोल स्प्रिंग है और ये क्या है मेरी लोअर कंट्रोल स्प्रिंग। अब यहां पर मैंने क्या यूज किया हुआ है, एक पॉइंटर। ये मेरा क्या है, पॉइंटर। ये क्या है मेरा पॉइंटर, जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में, सूचक। और ये मेरा क्या हो गया, एक स्केल या पैमाना। और यहां पर हम क्या यूज करते हैं, और हम यहां पर एक ही इसने यूज की हुई है। और ये हमारी क्या होती है, ज्वेल बियरिंग। मतलब कि क्या होता है कि अब मेरा जो स्पाइंडल है ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो हो सकता है ये आसानी से रोटेट ना करे, तो इसको मुझे स्मूथली अगर मुझे रोटेट कराना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहां पर ज्वेल यूज करूंगा। मतलब गहनी ज्वेल क्या होती है, आपकी ज्वेलरी जो होती है, ज्वेलरी वही होती है, ज्वेल बियरिंग। ठीक है, तो वो यूज करूंगा जिससे मैं आसानी से क्या कर सकूं। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ की, तो अब डेली लाइफ में हम बात करते हैं साइकिल की। तो साइकिल में आपको पता है जो चैन होती है उसमें क्या यूज होता है, एक वॉल बियरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल बियरिंग। ठीक है, छर्रे यूज होते हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी साइकिल होती है उसमें जो बियरिंग यूज करते हैं हम, वो कौन सी करते हैं, वॉल बियरिंग। मतलब उसमें छर्रे जो है वो वॉल के समान होते हैं, जिससे मेरी जो साइकिल है वो स्मूथली चले। ऐसे ही यहां पर हमने जो बियरिंग यूज किया है वो क्या यूज किया है, ज्वेल बियरिंग, जिससे मेरी जो स्पाइंडल है वो आसानी से क्या कर सकते, रोटेट कर सके जब मेरे इसमें क्या है, डिफ्लेक्शन। तो इस तरह से मेरी क्या होती है, पूरी कंस्ट्रक्शन होती है पीएमएमसी की। एक बार हम देख लेते हैं कि पहला होता है हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी चुंबक। सेकंड अगर हम बात करें तो क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर। सेकंड अगर हम बात करें, इसके ऊपर हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉर्मर। क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, यहां पर हमारी क्या यूज हो गई, ज्वेल बियरिंग। और क्या यूज करते हैं हम, कंट्रोलिंग स्प्रिंग।
कंट्रोलिंग स्प्रिंग। और ये जो स्प्रिंग होती हैं वो कौन सी होती हैं? एयर स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग। कौन सी होती हैं ये? हेयर स्प्रिंग। और हमारा क्या होता है यहां पर? पॉइंटर। क्या होता है? पॉइंटर, जो कि किसका बना होता है मेरा? एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का बना होता है। और मेरा क्या हो जाता है यहां पर? स्केल। और क्या यूज हो गई? ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के पार्ट हमने देखे हैं, क्या क्या यूज होता है। अभी हमने क्या देखा है कि हाँ, हमारा जो पीएमएमसी है उसमें हम ये सब यूज करते हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि जो परमानेंट मैग्नेट है इसका काम क्या है, ये किसका बना होता है। देन हम देखेंगे सॉफ्ट आयरन कोर, इसका काम क्या है, कि इसको क्यों यूज किया गया है। फिर हम देखेंगे जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है इसको क्यों यूज किया गया है, इसका क्या उपयोग है। ज्वेल बियरिंग, इसका क्या उपयोग है। कंट्रोलिंग स्प्रिंग, इसका हमें क्या उपयोग होगा इस पीएमएमसी में। पॉइंटर एंड स्केल। बात समझ में आ रही है बच्चों कि हमें अब एक एक जो पार्ट दिया हुआ है पीएमएमसी का, उसके एक एक पार्ट के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है? परमानेंट मैग्नेट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थायी चुंबक। तो ये हो गई आपकी क्या? स्थायी चुंबक, जिसके बारे में क्या लिखा हुआ है? इसे हार्ड मटेरियल एल निको। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही बनता है कि जो आपकी स्थायी चुंबक है, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में कि पीएमएमसी में जो आपकी स्थायी चुंबक होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है। बात समझ में आ रही है। तो आप क्या बोलोगे? एल निको की बनी होती है। एल निको का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी स्थायी चुंबक है वो किस मटेरियल की बनी होती है? एल निको की। किसकी बनी होती है? एल निको की। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अगर अभी आपकी मैग्नेट है और जो भी कौन सी है? परमानेंट मैग्नेट। आपको पता है कि आपकी जो मैग्नेट होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो क्या होती है? परमानेंट स्थायी, और एक होती है अस्थायी। और अस्थायी जो होती है उसको हम हिंदी में क्या बोला? अस्थायी। और इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी। हम बात कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट की। अगला जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम उसको बनाते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं परमानेंट मैग्नेट की। अब चूंकि ये जो मैग्नेट है वो क्या है? आपकी स्थायी है। स्थायी का मतलब ये होता है कि अगर एक बार आपकी स्थायी चुंबक है तो इसका आप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत हाई होगा एज कंपेयर टू अस्थायी। क्यों? क्योंकि जो स्थायी चुंबक है वो स्थायी रहेगी, कभी भी उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। अस्थायी जो चुंबक होती है वो आपको बनानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? आप उसको बनाते हो तो आप उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर सकते हो। इसलिए जो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जो स्थायी चुंबक होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है किससे? अस्थायी चुंबक से। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए अगर हम यहां पर इसके मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया आपका? चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम यहां पर इसके चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा? 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या है? 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका पूरा उपयोग करने के लिए, अब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका अगर हमें पूरा उपयोग करना है कि पूरा का पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम यूज कर सकें, उसके लिए जो उसकी आकृति होती है,
जो चुंबक जो होती है मेरी पीएमएमसी में, उसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, हॉर्स शू। आपने देखा होगा कि जो घोड़े होते हैं आपके, उनके पैरों के नीचे नाल होती है, उस जैसी आकृति। मतलब कि अगर मैं बात करूं हॉर्स शू, मतलब क्या बोल रहा है ये, इस तरह से। ये होती है आपकी क्या, हॉर्स शू साइज। कैसी आकृति, इसलिए हम क्या लेते हैं पीएमएमसी में जो साइज है वो कैसी लेते हैं, आकृति हॉर्स शू की। ठीक है, तो मैग्नेट के बारे में हॉर्स शू का या फिर यू आकार का। तो मैग्नेट के बारे में समझ में आ गया। सबसे पहले हमारी सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है पीएमएमसी में वो कौन सी है, परमानेंट मैग्नेट। तो इसके बारे में हमें बातें क्या क्या याद रखनी है। पहला, इसका जो मटेरियल है वो किसका होता है, एल्निको का। दूसरी हमें ये बात रखनी है कि चूंकि ये आपकी मैग्नेट स्थायी है, इसलिए इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, हॉर्स शू की या फिर यू आकार की होती है। तो बात समझ में आ गई कंस्ट्रक्शन के बारे में। पहली कंस्ट्रक्शन का मेरा पार्ट क्या है, परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक। तो उसमें हमें समझ में आ गया कि किस तरह से हमारी जो परमानेंट मैग्नेट है वो किस मटेरियल की बनी होती है, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और उसकी आकृति क्या होती है। अब सेकंड जो हमारा पार्ट है वो है हमारा क्या, आयरन कोर, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, लोहे का कोर। आयरन कोर हम यूज कर रहे थे बीच में। अब ये जो आयरन कोर है ये नरम सॉफ्ट मटेरियल होता है, द्वारा बनाया गया है। मतलब नरम सामग्री का मतलब क्या है, ये सॉफ्ट मटेरियल के द्वारा बनाया गया है और स्थिर स्थिति में है। और ये हमेशा क्या रहता है, घूमता नहीं है। आप ये याद रखना कि जो आयरन कोर है वो कभी घूमेगा नहीं। ये जो मटेरियल होता है आयरन कोर, ये कौन सा होता है, आपने मटेरियल साइंस जब स्टडी की होगी तो वहां आप 3 टाइप के मटेरियल पढ़ते हो। एक तो होता है आपका परमानेंट में, एक तो होता है आपका एक तो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल और एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर हम बात करें आयरन कोर की, तो जो आयरन कोर है ये आपका कौन सा मटेरियल है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये मटेरियल वो होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो हमें इनमें से पूरा का पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, वो पूरा का पूरा क्या कर सके, इसमें से गुजर सके। इसलिए हम क्या यूज करते हैं यहां पर, नरम सामग्री का सॉफ्ट आयरन कोर। यह चुंबकीय क्षेत्र के लिए कम रिलक्टेंस, मैंने बोला अभी आपको, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो रिलक्टेंस है वो बहुत कम होता है। अगर रिलक्टेंस जो पाथ है वो बहुत कम होगा तो पूरा का पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहां से जाएगा, आयरन कोर में से होके जाएगा। क्योंकि आयरन कोर के ऊपर ही हम सारी चीजें यूज कर रहे हैं, कॉपर कॉइल और एल्युमिनियम फॉर्मर। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये कभी आपकी आयरन कोर मूव नहीं करेगी, ये हमेशा क्या रहेगी, स्थिर स्थिति में प्रदान करता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र को क्या बनाता है, रेडियल। क्या बनाता है, रेडियल। रेडियल का मतलब है कि ये हो गया आपका एन, ये हो गया आपका एस। ये मैंने क्या यूज किया है यहां पर, आयरन कोर। ये क्या है मेरा, सॉफ्ट आयरन कोर, लोहे का कोर, सॉफ्ट
आयरन कोर। तो रेडियल का मतलब है कि जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र है वो पूरा का पूरा कहां से जाए, इसमें से ही जाना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या हो गया, ये तो ये क्या हो गया, रेडियल। मतलब इस सॉफ्ट आयरन कोर ने आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको क्या बना दिया, रेडियल। बात समझ में आ गई। अगर रेडियल ना होता तो क्या होता, यहां से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो बेकार जाता। अगर मेरा मान लो रेडियल नहीं होता तो क्या होता कि ये जो वाला पार्ट है ये क्या जाता, बेकार, और ये बेकार जाता। तो मैंने इस तरह से डिजाइन की है कि मेरा जो आयरन कोर है वो इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या बना दे, रेडियल। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से मैंने क्या बोला कि ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र क्या बन गया, रेडियल। ये क्या बन गया, रेडियल। और ये मेरा क्या हो गया, सॉफ्ट आयरन कोर। हमने दो पार्ट की बात की, पहला हो गया मेरा परमानेंट मैग्नेट, एक मेरा हो गया सॉफ्ट आयरन कोर। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है क्या, एल्यूमिनियम फॉर्मर। क्या आता है, एल्यूमिनियम फॉर्मर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम पूर्व, या मैं बोल सकता हूं एक तरह से कि बेस। ये कॉपर कॉइल को बेस प्रोवाइड कराता है। इसका उपयोग एडी करंट डैंपिंग, एडी करंट डैंपिंग का मतलब क्या हो गया, भंवर धाराएं। एडी का मतलब क्या हो गया, भंवर धाराएं। एडी करंट का मतलब क्या हो गया आपका, भंवर धाराएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे किस तरह से। जब चुंबकीय क्षेत्र में एल्यूमिनियम पूर्व मतलब एल्यूमिनियम फॉर्मर, एल्यूमिनियम पूर्व का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम फॉर्मर घूमता है तो एडी धारा मतलब भंवर धारा। एडी धारा का मतलब क्या है, भंवर धारा उत्पन्न होती है। ये भंवर धारा एल्यूमिनियम पूर्व को रोटेशन का विरोध करती हैं और भिगोना टॉर्क प्रदान करती हैं। भिगोना टॉर्क मतलब डैंपिंग टॉर्क। और डैंपिंग टॉर्क कौन सा, भंवर, भंवर धाराएं। देखेंगे हम, जब इसका हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है वो किस तरह से हमें भंवर धाराएं जो हैं वो भंवर धारा जो डैंपिंग टॉर्क है वो प्रोवाइड कराती हैं। इसकी सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो एल्यूमिनियम फॉर्मर होता है यहां पर, वो एल्यूमिनियम फॉर्मर आपका क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब अचुंबकीय होना चाहिए, और कंडक्टिंग मतलब उसमें करंट फ्लो होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम जो फॉर्मर है, क्या, एल्यूमिनियम फॉर्मर एल्यूमिनियम जो फॉर्मर है उसकी सबसे विशेष बात क्या है, नोट क्या है इसके बारे में, कि यह नॉन मैग्नेटिक मतलब अचुंबकीय और होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यह क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग
या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, चालन पदार्थ होता है। तो आपको दो बात याद रखनी है आपके एल्युमिनियम फॉर्मर के बारे में। ये तो बातें याद रखनी ही है आपको कि जो एल्युमिनियम फॉर्मर है वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, डैंपिंग टॉर्क। लेकिन आपको साथ में ये भी बातें याद रखनी है कि जो एल्युमिनियम फॉर्मर है, एल्युमिनियम पूर्व है, वो किसका बना होता है, अचुंबकीय तो पदार्थ होता है और चालन पदार्थ, मतलब कि कंडक्टिंग बट नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो बात समझ में आई बच्चों कि किस तरह से मेरा सॉफ्ट आयरन कोर ने कैसे रेडियल किया मेरे फ्लक्स को, और किस तरह से मेरा एल्युमिनियम फॉर्मर है वो एडी करंट डैंपिंग, ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूंगा। तो अभी आपको बस दिमाग में क्या रखना है कि हाँ, सर ने मुझे बताया है कि जो एडी करंट जो प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, एल्युमिनियम फॉर्मर। ठीक है, अब बात आती है हमारी सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ की, कंट्रोल स्प्रिंग। क्या है, कंट्रोल स्प्रिंग। तो कंट्रोल स्प्रिंग की हम बात करें तो यह किसकी बनी होती है, पतले तार की। कैसा होता है इसका तार, पतला होता है, और किसकी बनी होती है, फास्फोरस पीतल, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं इंग्लिश में, फास्फोरस ब्रॉन्ज। किस मेटेरियल का बना होता है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का। और ये जो तार है वो कैसा होता है, पतला, मतलब थिक या थिन, तो थिन। अब बात करते हैं कि यहां पर जो आपकी स्प्रिंग है, नियंत्रण स्प्रिंग, उसके दो उद्देश्य से यूज होती है। इसके दो उद्देश्य होते हैं। तो पहला उद्देश्य तो आपको पता है कि जो मेरी स्प्रिंग होती है वो टॉर्क प्रोवाइड कराती है, और वो टॉर्क कौन सा हो गया आपका, नियंत्रण टॉर्क। ये मैंने पढ़ा है बेसिक में, जब हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो हम इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारी जो स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग है वो कौन सी है आपकी, स्पाइरल, इस तरह से है, स्पाइरल की फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, स्पाइरल स्प्रिंग। स्पाइरल में भी इसका नाम क्या है, हेयर स्प्रिंग। इसका नाम क्या है, जो स्प्रिंग हम यूज करते हैं वो कौन सी है, हेयर स्प्रिंग। और ये कैसी होती है, पतले तार की। इसका पहला पर्पस क्या हो गया, पहला उद्देश्य क्या हो गया यूज करने का, कि यह क्या मुझे प्रोवाइड कराती है, नियंत्रण टॉर्क। सेकंड इसका पर्पस है कि यह ऑपरेटिंग करंट को भी वहन करती है। मतलब जो हमें करंट देना है पीएमएमसी में, तो वो जो करंट होगा वो किसके थ्रू जाएगा, स्प्रिंग के थ्रू। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ओनली मेरा एक पीएमएमसी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें मेरा जो कंट्रोल जो स्प्रिंग है, नियंत्रण स्प्रिंग है, वो दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये करंट को भी लेकर जाती है। तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है पीएमएमसी में वो क्या है कि यह ऑपरेटिंग करंट को भी क्या करती है, वहन करती है। अब बात करते हैं अपन ज्वेल बियरिंग की। तो ज्वेल बियरिंग मैंने बताया कि घर्षण ना हो, मेरा जब स्पाइंडल जब मेरा रोटेट करे, घूमने लगे, तो वो उसमें क्या ना हो, घर्षण ना हो। जैसे मैं साइकिल की बात की थी आपसे कि साइकिल में हम जब छर्री यूज करते हैं जिससे जो मेरी चैन है साइकिल की वो आसानी से स्मूथली क्या हो, चले। यही इसके लिए है, जो बियरिंग है वो घर्षण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये किसकी बनी होती है, नीलम सामग्री। नीलम सामग्री, इसको अगर हिंदी में इंग्लिश में लिखें तो क्या हो गया, सफायर मटेरियल। सफायर मटेरियल, नीलम सामग्री। ठीक है, नीलम का वो पहनते हैं आप अंगूठी, तो वो ही है, नीलम जो है उसका बना होता है आपका ज्वेल बियरिंग। तो इस तरह से हमारे जो पार्ट थे ये हमने देख लिया, परमानेंट मैग्नेट, देन हमने क्या देखा, सॉफ्ट कोर देख ली, देन एल्युमिनियम फॉर्मर, देन हमने ज्वेल बियरिंग के बारे में बात कर ली, देन हमने कंट्रोल स्प्रिंग के बारे में, पॉइंटर हमें पता है, और स्केल हो गया, और एक हो गई हमारी कॉपर कॉइल। ठीक है, कॉपर कॉइल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन। अब हम इसकी बात करते हैं काम करने का सिद्धांत। इसका काम करने का सिद्धांत क्या है, अब हमें यह देखना है कि यह कैसे काम करती है। तो काम करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमें पता है कि
ये हो गई हमारी, और ये हो गई हमारी क्या, आयरन कोर। ये हमारी क्या हो गई, यू शेप की मैग्नेट। ये हो गई हमारी एन, और ये हो गई हमारी एस। ये हमारी क्या हो गई, कॉपर कॉइल। दिस इज क्या हो गई हमारा, एल्युमिनियम फॉर्मर। और ये हमारा क्या हो गया, आयरन कोर। अब आप जो भी, ये जो मेरा कॉपर कॉइल है वो क्या है, मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या है मेरा, ये मेरा जो है वो क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है मेरा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये मेरा क्या आ जाए, फील्ड। ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो गया मेरा, मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैंने क्या बोल दिया, बी। ये मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। जब आप कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो ऑब्वियसली उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स। कैसे, ये मेरा हो गया F, ये मेरा हो गया V, और ये मेरा क्या हो गया, I। अगर मैं यहां पर बात करूं तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर, और मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, और मेरा जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर। तो फोर्स जो लगेगा इस कॉइल पर वो कहां लगेगा, अंदर की ओर। तो फोर्स मैंने मान लिया इस पे अंदर की ओर। ये क्या हो गया, मेरा फोर्स लगेगा अंदर की ओर। अब मैं बात करता हूं यहां की, तो यहां पे भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, डाउनवर्ड। देन आपका फोर्स क्या लगेगा, बाहर की ओर। तो ये हो गया मेरा बाहर। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे ही कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अब जैसे ही इसमें फोर्स लगेगा तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा, आएगा नहीं आएगा। मतलब कि इससे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, और इससे मेरा क्या कनेक्ट है, पॉइंटर, और ये मेरा क्या है, स्केल। तो जैसे ही मेरा कॉपर कॉइल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ही इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो मेरा जो पॉइंटर है वो भी क्या करेगा, डिफ्लेक्ट, क्योंकि ये मेरा क्या है, स्पाइंडल, स्पाइंडल है। और ये स्पाइंडल जैसे जैसे घूमेगा ऐसे ही मेरा जो पॉइंटर है वो क्या करेगा, मूव। और यहां पर मेरी क्या है, कंट्रोल, ये मुझे क्या प्रोवाइड कराएगी, कंट्रोल। इतनी बात समझ में आई
किस तरह से कि मेरा क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही मैं कोई भी कॉपर कॉइल लेके जाता हूं तो उसमें क्या आएगा, एक लॉरेंस फोर्स के कारण जब एक करंट ले जाने वाले कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक बल का अनुभव करता है। इस बल को लॉरेंस बल के रूप में जाना जाता है। और जैसे ही इसमें बल लगेगा तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा, जिसके कारण स्पाइंडल भी मेरा क्या करेगा, रोटेट, और ऑटोमेटिकली मेरा जो पॉइंटर है, सूचक है, उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। और जो मेरी स्प्रिंग है वो मुझे क्या प्रोवाइड कराएंगी, कंट्रोलिंग टॉर्क। यहां तक मुझे समझ में आया कि मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड होता है। बात समझ में आई। अब बात करते हैं हम डैम्पिंग की। अब मेरा जो ये कॉपर कॉइल है, इस कॉपर कॉइल के साथ मेरी जो ये एल्युमिनियम फॉर्मर है वो भी क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो जैसे जैसे मेरा कॉपर कॉइल मूव करता है उसी तरह से उसी के साथ मेरी एल्युमिनियम फॉर्मर भी क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। अब जैसे ही मूवमेंट करेगी तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ फ्लक्स को कट करेगा। मेरा जो एल्युमिनियम फॉर्मर है वो भी इस फ्लक्स को क्या करेगा, कट करेगा। जैसे ही ये फ्लक्स को कट करेगा तो इसके अंदर क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इसके अंदर एक करंट फ्लो होगी और वो करंट क्या कहलाएगी, भंवर धाराएं, एडी करंट। और एडी करंट जो है वो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो अपोज करती हैं, जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। और उत्पत्ति किसके कारण हुई है कि ये मेरा जो कॉपर कॉइल है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मतलब ये कॉपर कॉइल के रोटेशन का क्या करेंगी, अपोज करेगी। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं इनडायरेक्टली कि ये एल्युमिनियम फॉर्मर के रोटेशन का अपोज करेगी नहीं करेगी, क्योंकि एल्युमिनियम फॉर्मर अगर रोटेट हो रही है इसका मतलब वो क्या कट कर रही है, फ्लक्स, और फ्लक्स कट कर रही है इसका मतलब वो फ्लक्स को कट कर रही है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही हैं और ये भंवर धाराएं उसके आने का क्या करेगी, अपोज करेगी। और आने का कारण क्या है, एल्युमिनियम फॉर्मर का रोटेशन। और एल्युमिनियम फॉर्मर का रोटेशन क्यों हो रहा है, इस कॉपर कॉइल के कारण। और चूंकि कॉपर कॉइल से मेरा क्या कनेक्ट है, स्पाइंडल से ही मेरी क्या कनेक्ट है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग से क्या कनेक्ट है, पॉइंटर। और यहां पर ये मुझे क्या प्रोवाइड करा देगी, डैम्पिंग। क्यों, क्योंकि कॉइल के साथ ही मेरे ये कॉपर कॉइल के साथ ही इनमें भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पर जैसे ही एडी करंट आएगी वो इनमें क्या कराएगी, इसका अपोज करेगी पॉइंटर का और मुझे रीडिंग देगी। ये पूरा एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसका, पीएमएमसी का। हम अब एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो के जरिए हम और अपने जो डाउट हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लियर, कि किस तरह से मेरा जो पीएमएमसी है वो वर्क करता है। वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल। तो यहां पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक तो एन और एक एस। ये मेरी क्या हो गई, परमानेंट मैग्नेट। और ये मेरी क्या है, एक लीड जो कि क्या है, स्प्रिंग के थ्रू है। देखो अब आप, ये मेरे क्या हो गए, पोल एन एंड एस। ये मेरी क्या हो गई, कोर। में बता रहा था आपको कि मेरी क्या होती है, कोर होती है, सॉफ्ट आयरन कोर। और ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी क्या हो गई, कॉइल। पॉइंटर हो गया ये मेरा क्या हो गया, पॉइंटर। मैंने आपको बताया था पॉइंटर अटैच रहता है। ये मेरी क्या हो गई, स्प्रिंग। ये मेरी क्या हो गई, स्प्रिंग। और ये मेरी क्या हो गई, कॉइल। ये मेरी क्या है, कॉइल। ये देख लो, ये कॉइल है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। व्हेन द कॉइल इज सपोर्टेड, अब ये मेरी क्या हो गई, स्प्रिंग, ये मेरा पॉइंटर, और ये मेरा क्या हो गया, पूरा कॉइल। ये मेरी स्प्रिंग हो गई। अब जैसे ही मैं इस कॉपर कॉइल को कनेक्ट करता हूं
और इसी के अंदर क्या होती है आपकी एल्युमिनियम फॉर्मर। और ये हो गया आपका फिंगर, एफ और सेकंड फिंगर और थंब, यही बताया था मैंने। इसी के थ्रू आप क्या निकालोगे, फोर्स निकालोगे, लॉरेंट्ज फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल। ये हो गया आपका थंब, क्या बता रहा है फोर्स के बारे में, ये किसके बारे में बता रहा है, फील्ड के बारे में, और ये बता रहा है आपको करंट के बारे में। ये मेरी क्या हो गई, लीड। और ये देखो स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट है नहीं है, स्प्रिंग के थ्रू मैंने बताया आपको, स्प्रिंग के थ्रू। ये मेरा क्या हो गया, स्केल। ये स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट है मेरे क्या, लीड पूरी। देख लो अब आप। अब मैंने इसको स्विच को क्या किया, ऑन। जब मैंने स्विच को ऑन नहीं किया उस टाइम मेरा जो पॉइंटर है वो कहां पर है, 0 पर। देखो आप क्या बोल रहे हैं हम, कि जब मैंने कोई भी स्विच जो है, जो लीड मेरी लगी हुई है, जब मैंने कोई भी सप्लाई नहीं दी तब मेरा पॉइंटर कहां पर है, 0 पर। अब जैसे ही मैं स्विच देता हूं, स्विच ऑन करता हूं, अब मैंने स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया तो ये क्या फ्लो होने लग गया, करंट। करंट जैसे फ्लो हुआ तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, N2S आने लग गया। अब ये कॉइल क्या करेगी, मूव करेगी। कॉइल क्या करने लग गई, मूव करने लग गई। जैसे ये कॉइल मूव करने लगी उसके साथ मेरा पॉइंटर क्या हुआ, डिफ्लेक्ट। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारा जो पीएमएमसी है वो वर्क कैसे करता है। तो यहां पर अभी आपको एल्युमिनियम फॉर्मर के बारे में नहीं बताया, इसी कॉइल के साथ मेरी क्या रहती है, साथ में एल्युमिनियम फॉर्मर। तो एल्युमिनियम फॉर्मर भी इसके साथ क्या करेगी, घूमना चालू हो जाएगी। और जैसे घूमेगी तो वो जो फील्ड जा रहा था मेरा N2S, वो उसको क्या करेगी, कट। और जैसे ही उसको कट करेगी तो मेरा जो पॉइंटर है उसमें जो ऑस्किलेशन होगा उसको रिड्यूस करेगी और मुझे क्या डैंपिंग प्रोवाइड हो जाएगी, भंवर धारा डैंपिंग। तो इस तरह से पूरी वर्किंग होती है मेरे एक पीएमएमसी की। बात समझ में आई कि पीएमएमसी कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, पीएमएमसी का वर्किंग, कि किस तरह से आपको टॉर्क मिलता है, किस तरह से आपका जो पॉइंटर है वो मूव करता है, और किस तरह से आपको स्केल पर रीडिंग मिलती है। तो ये होता है आपका पूरा एक पीएमएमसी। देखो एक बार और आप इसको, कि ये देखो कैसे मूव कर रही है आपकी, ये इस तरह से। तो पॉइंटर भी क्या कर रहा है, साथ में मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पीएमएमसी है वो क्या करता है, वर्क करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके टॉर्क की इक्वेशन की, कि किस तरह से इसका जो टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो आता है। अब हम बात करते हैं इसके टॉर्क के इक्वेशन की, कि किस तरह से इसका टॉर्क आता है। अभी हमने बताया कि जो इसमें फोर्स आता है वो फोर्स क्या कहलाता है आपका, लॉरेंट्ज फोर्स। और उसकी इक्वेशन क्या होगी, F इज इक्वल टू VIL साइन थीटा। और जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, V जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से है, ये मेरा क्या हो गया, B। इसको क्या बोल दिया मैंने, B। और करंट मेरा क्या है, इस तरह से। तो अगर फॉर मैक्सिमम अधिकतम फोर्स के लिए थीटा क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या है कि V और I एक दूसरे के क्या हैं,
परपेंडिकुलर मतलब V लंबवत है किसके, I के। तो यहाँ से जो F है वो क्या आ जाएगा आपका VIL। तो V यहाँ पर क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। और I क्या है यहाँ पर, धारा प्रवाह, धारा प्रवाह किसमें, कॉपर कॉइल में। और L क्या है यहाँ पर, कॉपर कॉइल की लंबाई, किसकी, कॉपर कॉइल की लंबाई। मतलब ये क्या हो गई आपकी L। ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें किसकी, विचलन टॉर्क, किसकी बात करें हम, विचलन टॉर्क TD, और क्या बोलते हैं विचलन टॉर्क। तो विचलन टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क क्या होता है हमारा, जो टॉर्क है वो टॉर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से जो टॉर्क निकल के आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। TD मेरा क्या आ जाएगा, फोर्स क्या है मेरा VIL इंटू D क्या हो गया मेरा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कॉइल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं TD इज इक्वल टू VI, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, एरिया, लेंथ इंटू डिस्टेंस। तो यहां से एरिया क्या हो गया, L इंटू D, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया मेरा। अगर आपके पास जो कॉइल हैं वो क्या हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यदि n नंबर की, यदि n नंबर की संख्या में, यदि n नंबर की संख्या में कॉपर कॉइल उपस्थित होती हैं, उपस्थित हों हैं, तो विचलन टॉर्क क्या हो जाएगा, तो विचलन टॉर्क TD क्या हो जाएगा, N इंटू VIA। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, N। यदि n नंबर की संख्या में कॉपर कॉइल उपस्थित हैं तो TD क्या हो जाएगा, VINA। तो यहां से मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है TD वो क्या आ गया, VINA। तो यहां पर जो A है वो क्या है, कॉपर कॉइल का क्षेत्रफल, और N क्या है, कॉपर कॉइल की टर्नों की संख्या। यहां पर मैंने क्या यूज की, एक कॉइल, मान लो इस तरह से हो आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यह हो जाए कॉपर कॉइल में टर्नों की संख्या। कॉपर कॉइल में क्या लिख सकते हैं हम इसको, कॉपर
कॉइल में टर्नों की संख्या। तो यहां से आपका जो विचलन टॉर्क है टीडी वो क्या आ गया, VINA। बात समझ में आई। तो यहां से मैंने देखा कि जो आपका विचलन टॉर्क है वो क्या आ गया, VINA। तो यहां से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन मेरे पास आ गई क्या, VINA। अब यहां पर अगर हम बात करें नियंत्रण टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क क्या हो जाएगा, स्प्रिंग के द्वारा दिए जाने वाला टॉर्क। और यहां से मैं बात कर सकता हूं नियंत्रण टॉर्क को किससे डिनोट करूंगा, TC इज इक्वल टू KC इंटू थीटा। क्या करूंगा मैं, TC इज इक्वल टू KC इंटू थीटा। अब हम अगर बात करें किसकी, साम्यावस्था की। साम्यावस्था मतलब क्या हो गया कि जब आपका जो पॉइंटर है, जो सूचक है, वो एक स्थान पर आ गया तो साम्यावस्था की स्थिति में साम्यावस्था की स्थिति में क्या हो जाएगा, TD इज इक्वल टू TC। और TD आपके पास क्या है, VINA इज इक्वल टू TC क्या है, KC इंटू थीटा। यहां पर जो KC है वो क्या है, स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग नियतांक। और थीटा क्या है यहां पर, विचलन। विचलन किसका, सूचक का। विचलन किसका, सूचक का। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि यदि VNA ये क्या हो, कांस्टेंट, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, VNA डिवाइडेड बाई KC इंटू आई। ये पार्ट मैंने कांस्टेंट कर दिया तो थीटा जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई। यहाँ पर K डैश इज इक्वल टू क्या है, VNA अपॉन KC। और ये क्या मान लिया मैंने, कांस्टेंट। तो यहां से जो थीटा है वो क्या मिल गया आपको, प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, परिणाम। इसका मतलब क्या है कि जो आपका PMMC होगा, जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होगा, वो उसमें जो स्केल है वो क्या होगा, तो इस परिणाम का मतलब यह है कि PMMC का पैमाना यूनिफॉर्म क्या है, PMMC का पैमाना यूनिफॉर्म होगा। और यह रैखिक पैमाना कहलाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको क्या मिलेगा, एक रैखिक ग्राफ। ये क्या है, PMMC का रैखिक
ग्राफ। और जो आपको स्केल मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्म। क्या मिलेगा आपको, 0, 5, 10, 15, 20। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, स्केल, एक पैमाना। यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे, और मैं बात करूँ तो यहाँ पे, और मैं बात करूँ तो यहाँ पे। तो ये जो थीटा है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, ये क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 4। ये आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब 10 10 तो 10 10 रहेगा। जो डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का वो 10 10 आ रहा है, तो उसमें हमेशा क्या मिलेगा, 10 10 10 10 10 डिग्री, इस तरह से। तो ये होता है आपका क्या, पूरा एक यूनिफॉर्म स्केल। तो यहां से हमें देखा कि हमारा जो पॉइंटर है वो हमें क्या मिला, एक तो जो हमें पीएमएमसी का जो पैमाना है, जो स्केल है, वो हमें क्या मिला, यूनिफॉर्म। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, रैखिक पैमाना। बात समझ में आई, किस तरह से हमारा जो पीएमएमसी है वो वर्क करता है। तो यहां से मैंने एक चीज नोट की कि हमारी जो थीटा है वो किस किस पे डिपेंड हो सकती है, BNA अपॉन KC इंटू आई। अब यहां पे मैंने थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, BNA अपॉन KC इंटू आई। अब अगर मैं केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने मान लिया BNA और I क्या है, कांस्टेंट। तो यहां से जो थीटा है वो क्या हो गया, यहां से अगर मैं ये एक केसी क्या है मेरा, स्प्रिंग नियतांक, क्या है, स्प्रिंग नियतांक। अगर आप पीएमएमसी को काफी टाइम से एक ही पीएमएमसी को अगर आप यूज कर रहे हो, मतलब मैं यहां पर एक इफेक्ट लेता हूं, और वो इफेक्ट क्या होता है, एजिंग। इसका मतलब क्या है, इस प्रभाव का मतलब है, मतलब यह है कि यदि पीएमएमसी को काफी समय से उपयोग में लाया जा रहा हो तो उसका स्प्रिंग नियतांक, उसका स्प्रिंग नियतांक 1 से कम हो जाता है। मतलब स्प्रिंग
मतलब स्प्रिंग कठोर से नरम, कठोर से नरम हो जाती है और Kc की वैल्यू भी Kc की और Kc की वैल्यू भी कम होती जाती है। तो अगर अब आपकी Kc की वैल्यू क्या हो गई, कम, क्या Kc की वैल्यू अगर आपकी रिड्यूस हो गई तो इससे मेरा जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब कि मेरी जो रीडिंग है, मतलब कि रीडिंग बढ़ जाती है। तो एक चीज तो यह है स्प्रिंग नियतांक का, केस फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, केस सेकंड की। केस सेकंड में मैंने एन, आई, ए और के सी को क्या माना है, कांस्टेंट। तो यहां से मेरा जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, बी। क्या है मेरा थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और बी क्या है यहां पर मेरा, चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, नहीं है। तो यहां पे भी हम क्या देखेंगे, एक एजिंग इफेक्ट। और ये जो एजिंग इफेक्ट होगा आपका, ये वाला, ये आपका जो एजिंग इफेक्ट है वो क्या होगा, नेचुरल। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। प्राकृतिक प्रभाव। अब बात करते हैं हम इसकी। तो इसमें अगर हम एजिंग इफेक्ट की बात करें, इसमें हमने एजिंग इफेक्ट कर लिया। तो इसमें अगर हम बात करें एजिंग प्रभाव के कारण, एजिंग प्रभाव के कारण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, क्या चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जाता है। जिस मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी का मान घटने लगता है। तो अगर b की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, तो मेरी जो थीटा है वो भी क्या होगा, घटेगा। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब
पीएमएमसी की रीडिंग कम होने लग जाती हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? आपका एजिंग इफेक्ट के कारण। किसके कारण? इस एजिंग इफेक्ट के कारण। और ये जो एजिंग इफेक्ट है आपका, वो क्या है? आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब अप्राकृतिक, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? कृत्रिम। इसको हम ठोक कर, पीट कर या टेम्परेचर पर हम इसके जो फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, उसको क्या कर सकते हैं? कम। नेचुरली मेरा जो कम होगा वो क्या होगा? केसी। क्योंकि आप जैसे जैसे आप स्प्रिंग को यूज करते जाओगे डेली लाइफ में, एक ही स्प्रिंग को, तो उसका जो केसी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम। केसी कम होने का मतलब क्या है कि शुरू में आपकी जो स्प्रिंग थी वो हार्ड थी, मतलब उसमें जो एक्सपेंशन है वो बहुत लेट हो रहा था, मतलब बहुत हमें क्या लगाना पड़ रहा था? दम। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको रोजाना खींचते हो तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्प्रिंग है वो हार्ड से क्या हो जाएगी? सॉफ्ट। और जैसे ही वो हार्ड से सॉफ्ट हो गई तो आपकी जो थीटा है, मतलब जो रीडिंग है पीएमएमसी की, वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज। और ये जो इफेक्ट होता है वो नेचुरल। इसमें आप क्या करते रहो? रोजाना इसको यूज करोगे इंस्ट्रूमेंट को, तो रोजाना उसकी केसी की वैल्यू क्या होती जाएगी? धीरे धीरे रिड्यूस। मतलब ये इफेक्ट जो है एजिंग इफेक्ट, वो क्या हो गया? नेचुरल। और एजिंग इफेक्ट होता क्या है? एजिंग इफेक्ट का मतलब है कि काफी समय से, मतलब आप डेली लाइफ में उसको यूज करते जा रहे हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो ये आपका क्या हो गया? एजिंग इफेक्ट। तो इस तरह से मेरा क्या होता है? जो थीटा है वो रिड्यूस होता है जब भी। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर मैग्नेट का, अगर हम एजिंग इफेक्ट की बात करें तो हमारा थीटा क्या होगा, और अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारा थीटा क्या होगा। तो यहां से हमने देखा क्या? एजिंग इफेक्ट। ठीक है। तो यहां से हमारा जो आउटपुट आया वो क्या आया? थीटा। और यहां से इनपुट हमारा क्या है? करंट। क्या है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या है? वी ए एन अपॉन के सी इंटू आई। तो अगर मैं किसकी बात करूं? सेंसिटिविटी। क्या होता है ये? संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता की अगर मैं बात करूं तो वो संवेदनशीलता क्या होती है आपकी? आउटपुट में बदलाव और डिवाइडेड बाई इनपुट में बदलाव। मतलब आउटपुट क्या हो गया? डेल थीटा अपॉन डेल आई। और क्या हो जाएगी आपकी? वी ए एन अपॉन के सी। तो मेरी जो सेंसिटिविटी है, क्या सेंसिटिविटी मेरी किस किस पे डिपेंड है? सेंसिटिविटी जो है मेरी वी ए एन और के सी पर निर्भर होती है। और ये जो सेंसिटिविटी है वो कौन सी सेंसिटिविटी कराएगी? करंट सेंसिटिविटी। क्यों? क्योंकि यहां पर आप इनपुट में क्या ले रहे हो? करंट। तो ये जो सेंसिटिविटी है वो आपकी क्या कहलाएगी? करंट सेंसिटिविटी। तो अगर हम क्या करें? नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें। अगर हम नंबर ऑफ टर्न, अगर सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज कब होगी? जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाए, या फिर एरिया इंक्रीज हो जाए, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको इंक्रीज कर दें, या फिर मेरी जो केसी है वो क्या हो जाए? रिड्यूस। तो मेरी जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुछ जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, उसके बाद हमने जो पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीएमएमसी के बारे में। तो यहाँ से यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो पीएमएमसी है उसका जो स्केल है वो क्या होता है? रैखिक पैमाना होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आई के। तो इस तरह से हमारा जो पीएमएमसी है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या होता है? आपका एंड होता है। इसके बाद हम देखते हैं डैम्पिंग टॉर्क।
तो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था कि जब आपका पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है, तो एक तरफ तो उस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, एक तरफ उस पर कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है। तो मेरा डैम्पिंग टॉर्क क्या काम करता है कि उस पॉइंटर को एक जगह स्थिर कर दे, उसके लिए मैं कौन सा यूज करता हूं, डैम्पिंग टॉर्क। और ये जो डैम्पिंग टॉर्क है वो कौन सा टॉर्क कहलाता है, यहां पर भंवर धाराएं वाला डैम्पिंग टॉर्क, मतलब एडी करंट डैम्पिंग। तो यही ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहां पर कि बिफोर सेटल डाउन, मतलब जो मेरा पॉइंटर है वो अभी सेटल नहीं हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, ऑस्किलेशन कर रहा है, मतलब इधर उधर, मतलब कभी इधर जा रहा है, कभी इधर मूव कर रहा है, कभी इधर मूव कर रहा है, कभी इधर कभी इधर, इस तरह से उसमें क्या हो रहे हैं, ऑस्किलेशन। तो इन ऑस्किलेशन को रिड्यूस करने के लिए मैं एक डैम्पिंग टॉर्क यूज करता हूं, जिससे मेरा पॉइंटर एक जगह क्या हो जाए, स्थिर। तो वही होता है मेरा डैम्पिंग टॉर्क। तो बिफोर सेटल डाउन पॉइंटर मेक सम ऑस्किलेशन, due to these oscillation pointer takes some extra time to give the reading. To damp out these oscillation, damping torque is provided. Aluminum former is used to provide damping torque और eddy current damping is used in PMMC। और आपका जो damping torque होता है, जो damping torque होता है आपका TD, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेलोसिटी से। किसके, वेलोसिटी ऑफ डिस्क या कॉइल। मतलब क्या है कि डैम्पिंग टॉर्क कब मूव हो, डैम्पिंग जो टॉर्क है वो आपका पिक्चर में कब आएगा, जब आपका कोई मूवमेंट हो रहा है। अगर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं डैम्पिंग टॉर्क आएगा, नहीं। तो आपका जो डैम्पिंग टॉर्क है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है वेग के। वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेग, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, चाल। वेग या चाल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही है कैसे, मतलब क्या है कि जब तक आपका कोई कॉइल मूव नहीं करेगी तो क्या कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा, अगर कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं आया तो क्या कोई कंट्रोलिंग टॉर्क आएगा, अगर कोई डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं आया तो क्या कोई डैम्पिंग टॉर्क आएगा, नहीं आएगा। मतलब कि ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, चाल के। अब हमने देखा सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी हमारा क्या था, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो हमने देखा थीटा इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी। सी क्या है यहां पर, स्प्रिंग कांस्टेंट। सी को हमने क्या लिख दिया, के सी। के सी लिख दो आप इसको, के सी। तो थीटा इज इक्वल टू, और यहां पे भी आप क्या लिख दो इसको, के सी, और यहां पे भी आप इसको क्या लिख दो, के सी, और यहां पे भी आप इसको क्या लिख दो, के सी। तो यहां से हमने देखा, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि अगर n की वैल्यू, v की वैल्यू और a की वैल्यू और kc की वैल्यू अगर रिड्यूस करते हैं तो सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। और एक सेंसिटिविटी होती है आपकी पीएमएमसी की, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आप याद रख लेना इनको, कि 1/IFSD। IFSD क्या होती है यहां पर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या होती है IFSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ये होती है आपकी क्या, सेंसिटिविटी। और एक और सेंसिटिविटी क्या होती है आपकी, ओम पर वोल्ट। ओम मतलब मीटर का रेजिस्टेंस और वोल्ट मतलब बी, तो RM अपॉन बी। तो यहां से RM की वैल्यू क्या आ गई आपकी, S इंटू बी एम। और एक और सेंसिटिविटी क्या होती है आपकी, टॉर्क टू वेट रेशो। तो टॉर्क टू वेट रेशो, अगर वेट की वैल्यू मेरी कम है तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी मेरी, ज्यादा। ठीक है, तो मेरा जो पीएमसी है तो टीडी क्या हो जाएगा, ज्यादा। वेट अगर कम है ड्यू टू एल्यूमिनियम, तो सेंसिटिविटी जो होती है मेरी वो कितनी होती है, 30 किलो ओम पर वोल्ट टू 40 किलो ओम पर वोल्ट। आपका जो पॉइंटर है वो किसका होता है, एल्यूमिनियम फॉर्मर का, सॉरी एल्यूमिनियम का बना होता है आपका पॉइंटर, जिसके कारण उसका जो वेट है वो क्या होता है, लेस ड्यू टू एल्यूमिनियम। जिसके कारण अगर वेट कम हो गया, और टॉर्क क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट जो फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसका जो बी है वो क्या होता है, ज्यादा, इसलिए सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी इसकी, हाई। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, आपने देखा कि जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बी के। और हमारी जो पॉइंटर है, पॉइंटर
या क्या बोल सकते हैं मैं, सूचक। ये किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है। तो ये एल्यूमिनियम का बना होता है, तो जिसके कारण इसका वेट या हम इसको क्या बोल सकते हैं, वजन क्या होता है, कम। जिसके कारण इसका वेट क्या होता है, कम, और इसके कारण इसका टॉर्क क्या होता है, ज्यादा। क्यों, क्योंकि आपका जो V है वो क्या होता है, आपका हाई होता है, परमानेंट। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जो सेंसिटिविटी है वो क्या होती है, टॉर्क टू वेट। तो वेट क्या हो गया आपका कम और टॉर्क क्या हो गया आपका हाई, तो सेंसिटिविटी क्या हो गई आपकी हाई। और जो सेंसिटिविटी है वो कितनी होती है इसकी, 30 किलो ओम पर वोल्ट टू 40 किलो ओम पर वोल्ट, ये होती है इसकी सेंसिटिविटी। तो बात समझ में आई, किस तरह से हमारी जो संवेदनशीलता होती है पीएमएमसी की, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो टीडी है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी है, इसलिए इसका जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि बी जो है वो कितना होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 0.1 वेबर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये आपका पॉइंटर है वो किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का बना होता है, तो इसके कारण इसका जो वेट है, वजन है, वो क्या हो जाता है, कम। और जैसे ही कम हो गया तो W कम हो गया, T ज्यादा हो गया, तो सेंसिटिविटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन की, कि हमारा जो पीएमएमसी हम पढ़ चुके हैं पूरा, तो इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। तो पहली लिमिटेशन ये है कि जो कंट्रोल स्प्रिंग होती है आपकी, वो किसकी होती है, आपकी हेयर की। ये जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो कौन सी स्प्रिंग होती है, हेयर स्प्रिंग। और ये क्या होती है, आपकी थिन स्प्रिंग होती है। थिन स्प्रिंग होती है जिसके कारण ये 100 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट जो है वहन नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने क्या बोला इसको हिंदी में, कंट्रोल स्प्रिंग एक हेयर पतली स्प्रिंग है, यह 100 मिली एम्पियर से अधिक धारा नहीं ले जा सकती। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो पीएमएमसी की जो नियंत्रण जो टॉर्क है किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है, कंट्रोलिंग स्प्रिंग। और जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो हमारी क्या है, पतली है। इसके कारण हमारी ये 100 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट को नहीं ले पाती। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा हमारा तार पतला होगा उसमें उतनी ही कम क्या होगी, करंट फ्लो होगी, नहीं होगी। अब अगर हम इसको मान लो मोटा तार बना दें इसको, आप बोल सकते हो सर कि क्यों ना हम क्या करें कि जो कंट्रोल स्प्रिंग है उसमें जो वायर हम ले रहे हैं उसको क्या लगा दें, मोटा लगा दो। अगर आपने इसको थिक वायर कर दिया, मोटा तार मतलब थिक अगर कर दिया, तो उसका जो जड़त्वता है, मूवमेंट इनर्शिया, वो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही वो ज्यादा हो गया तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो आपका सूचक है वो क्या दे, आपको लेट जवाब देगा। मतलब कि जल्दी से रेस्पॉन्स ना कर बहुत देर बाद वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपका जो स्प्रिंग है वो क्या लिए आपने, मोटे तार की, जिसके कारण मोटे तार की जब आप स्प्रिंग, अगर जो स्प्रिंग है उसको अगर आप मोटे तार की बनाते हो तो उसका जो स्प्रिंग का जो मूवमेंट इनर्शिया है, जो जड़त्वता है, वो क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि जड़त्वता इंक्रीज होने के कारण उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। अगर हम बात करें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में हम देखते हैं कि उनका जो जड़त्वता होती है वो ज्यादा होती है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की, जिसके कारण वो लेट रेस्पॉन्स देते हैं।
इसलिए हम मैकेनिकल से कहाँ है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पर। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में भी ये डिसएडवांटेज था कि वहां पर भी हम मैकेनिकल ही यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉइंटर है वो भी क्या बना होता है, एक एल्यूमिनियम का। तो हो सकता है मान लो उसको हम अगर ज्यादा मोटा कर दें तो वहां उसका क्या हो जाएगा, मूवमेंट इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, तो वो भी हो सकता है आपको लेट रेस्पॉन्स दे। इसलिए हम किस इंस्ट्रूमेंट पर आए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट पर। वहां पॉइंटर का कोई जो पॉइंटर है उसका कोई उपयोग ही नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते थे कि जो तीनों इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें हमारा सबसे बेस्ट कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। तो यही यहां पर बात हो रही है कि बाई चांस आपने बोला कि सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि जो मेरा पीएमएमसी है वो 100 मिली एम्पियर तक करंट ले जाता है, और ये इसलिए ले जाता है क्योंकि हमारी जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो किसकी बनी हुई है, पतले वायर की। अब बाई चांस मैं क्या करूं सर, जो स्प्रिंग है कंट्रोल स्प्रिंग उसको मैं मोटे तार की बना दूं। अगर आपने मोटे तार की बना दिया तो उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, उसका जड़त्वता इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि जो मेरा पॉइंटर उससे कनेक्ट है वो लेट हमको क्या देगा, रेस्पॉन्स देगा। इसलिए आप जो कंट्रोल स्प्रिंग है उसको आप कभी भी मोटे तार की नहीं बनाओगे, हमेशा जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो किसकी बनी होगी, आपकी पतले तार की। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सीमा है किसकी, पीएमएमसी की। अब बात करते हैं हम पीएमएमसी एमीटर। किसकी बात करते हैं, हमारे पीएमएमसी एमीटर की। उससे पहले अगर हम बात करें कि यहां पर हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, VINA के। यहां पर अगर मैं बात करूं जो TD है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, I के। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो पीएमएमसी है, एक मैं बात करता हूं केस फर्स्ट, AC सप्लाई की। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अगर मैं फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूं, ये मेरा क्या है, I। तो TD भी क्या हो जाएगा, मेरा प्रोपोर्शनल टू I है। तो जो TD है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि I मेरा क्या है, पॉजिटिव। अब मैं बात करता हूं फॉर सेकंड हाफ साइकिल। सेकंड हाफ साइकिल मतलब नेगेटिव। तो यहां पर जो मेरा टॉर्क है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू -I, और यहां पर मेरा टॉर्क क्या था, प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव I। तो जो टॉर्क है वो क्या आ जाएगा, मेरा नेगेटिव। तो अगर इन दोनों का नेट निकालू, TD नेट, तो TD नेट क्या हो जाएगा, TD1 प्लस TD2। तो TD1 प्लस TD2 जब मैं करता हूं, इसको मान लिया मैंने TD1, इसको मान लिया मैंने TD1 प्लस TD2, और TD2 क्या है, माइनस। तो TD1 माइनस TD2, तो मेरा जो TD नेट है वो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि नोट है आपका कि पीएमएमसी कभी भी AC पर काम नहीं करेगा, यह है केवल DC सप्लाई पर काम करता है। बात समझ में आ गई? यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जो हमारा TD, जो हमारा पीएमएमसी है वो कभी भी AC पर काम नहीं करेगा, केवल किस पर काम करेगा, DC पर। और वो कैसे, इस तरह से। केस फर्स्ट AC सप्लाई जब हमने बात की तो हमारा TD1 क्या आ गया, पॉजिटिव, एक TD2 क्या आ गया, नेगेटिव। तो TD नेट हमें क्या मिल गया, 0।
अब हम बात करते हैं पीएमएमसी एमीटर की। यहां पर हमने क्या बात की है कि अगर हमारी रेंज क्या है अभी पीएमएमसी की 0 टू IM, अब मुझे उस 0 टू IM को कहां से बढ़ाना है, 0 टू IM से 0 टू I तक अगर मुझे रेंज बढ़ानी है तो उसके लिए मैं एक क्या यूज करूंगा, कम मूल्य का प्रतिरोध मीटर के शंट में जोड़ता हूं। मतलब क्या है इसका कि ये आपके पास एक क्या है, मीटर है, ठीक है, और मैंने इसके शंट में क्या ऐड किया है, एक रेजिस्टेंस। तो यहां से मेरी ये क्या हो गई I, ये मेरी क्या हो गई IM, और ये मेरी क्या हो गई ISH, और ये मेरा क्या हो गया RSH, और ये मेरा क्या हो गया मीटर रेजिस्टेंस RM, और ये मेरा क्या हो गया PMMC। बात समझ में आ रही है? और यहां पर अगर मैं I की बात करूं तो I आपकी क्या हो गई, टोटल करंट, मतलब कुल धारा। IM जो है क्या हो गई आपकी, मीटर धारा, और ISH क्या हो गई आपकी, शंट प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा। और ये जो शंट है वो आपका किसका बना होता है, मैग्नेट का। अगर ये मैग्नेट का बना होता है तो इसका जो क्या तापमान गुणांक, अल्फा, वो क्या होगा इसका लो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है RSH, उसकी वैल्यू क्या होती है मेरी, जो RSH है, और ये मेरा क्या है RM, ठीक है। तो यहां पर जो RSH की वैल्यू होगी, जो RSH का मान बहुत कम होता है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं जो RSH है वो लेस देन होती है किससे, RM से। RM क्या है यहां पर, मीटर का प्रतिरोध, क्या है, मीटर का प्रतिरोध। और ये किसका बना होता है आपका, कॉपर का। किसका बना होता है, ये कॉपर का। और ये हो गया आपका RSH, वो किसका बना होता है, मैग्नेट का। और इसका जो मान है वो बहुत कम होता है, और इसका तापमान गुणांक भी क्या होगा, कम होगा। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, इसकी हाई, ठीक है। जो इसकी रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, वो इसकी क्या होती है, हाई। बात समझ में आई? ये क्या कहलाता है मेरा स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो ये पूरा एक मेरे पास एक पीएमएमसी एमीटर जो है वो मेरे पास निकल के आता है। अब यहां पर मुझे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, RSH की वैल्यू। तो इसके अक्रॉस मैंने मान लिया वोल्टेज क्या है मेरा, VSH, शंट रेजिस्टेंस है। और इसके अक्रॉस मेरा जो वोल्टेज है वो मेरा क्या हो गया, VM। तो यहां से मैं लिख सकता हूं VSH इज इक्वल टू VM। VSH क्या हो जाएगा मेरा, ISH
इंटू RSH इज इक्वल टू IM इंटू RM। तो यहां से RSH क्या आ गया आपका IM इंटू RM डिवाइडेड बाई ISH। मुझे पता है जो टोटल करंट है I वो क्या है IM प्लस ISH। तो यहाँ से ISH बराबर क्या हो जाएगा I माइनस IM। इस ISH की वैल्यू को मैं किस में पुट कर देता हूं, इसमें। तो RSH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IM RM अपॉन I माइनस IM। तो यहां से मैं अगर IM कॉमन लेता हूं तो IM डिवाइडेड बाई IM मैंने क्या लिया कॉमन, तो यहां से RM डिवाइडेड बाई I अपॉन IM माइनस 1। तो यहां से IM से IM क्या होगा कैंसिल आउट। तो यहां से RSH क्या आ गया मेरे पास RM अपॉन M माइनस 1। तो यहां पर जो M है वो क्या है I अपॉन IM, जिसकी वैल्यू जो है M की वैल्यू क्या होगी मेरी ग्रेटर देन 1। M की वैल्यू यहां पे क्या होगी ग्रेटर देन 1, और ये क्या कहलाता है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और जो RSH है वो मेरा RM से क्या होगा कम होगा, नहीं होगा। यहां से देख लो आप, जो RSH है वो मच लेस देन होगा किससे RM से। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा RSH की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आपके पास न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, आपसे सारी चीज आपको दे देगा, I की वैल्यू दे देगा, IM की वैल्यू आपको दे देगा, ISH की वैल्यू आपको वो दे देगा, आपसे पूछेगा RSH की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये इस तरह से आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकली। अब यहां पर हम एक बात करते हैं कि सर ये मेरा जो मीटर रेजिस्टेंस है ये तो किसका है कॉपर कॉइल का, और आप बोल रहे हो सर कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है वो किसका बना दिया आपने मैग्नेट मटेरियल का। बात समझना कि सर यहां पे आपने मीटर रेजिस्टेंस जो लिया वो तो कॉपर का ले लिया, और यहां पर आपने जो शंट रेजिस्टेंस है वो किसका ले लिया मैग्नेट का। बिल्कुल बात सही है। तो क्या सर यहां पर कोई टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल बात सही है। क्यों, क्योंकि ये कॉपर है तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफरेंट होगा। हाँ ये मैग्नेट है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग, बिल्कुल सही। तो सर मैं तो ये बोल सकता हूं कि इसमें एरर आ गई, टेम्परेचर एरर, ये भी बात सही। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है मेरा कॉपर है, यहां पर मेरा मैग्नेट है, और मुझे पता है कि अगर मैं IM अपॉन ISH फाइंड करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा RSH अपॉन RM। और मेरा जो IM अपॉन ISH है, जो मीटर रीडिंग है वो किस पे डिपेंड है मेरी RSH और RM पर। और RSH और RM है वो अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं, और अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं तो सिंपल सी बात है कि मेरे इसमें क्या नहीं चाहिए टेम्परेचर एरर। ये तो दिक्कत हो गई। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो PMMC एमीटर है ये तो हमने एक्सटेंड कर दी रेंज इसकी, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम क्या हो गई मेरी टेम्परेचर एरर। तो सर अब क्या करें हम, तो उसके लिए हम एक अरेंजमेंट करेंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो उसके लिए हम एक अरेंजमेंट करेंगे, और वो आपका क्या कहलाता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। मतलब कि अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, उसके थ्रू हम इसकी जो टेम्परेचर एरर है उसको हम क्या करेंगे रिमूव करते हैं। रिमूव करने की हम क्या करेंगे कोशिश करते हैं। तो बात समझ में आई कि यहां पर किस तरह से टेम्परेचर एरर आई। तो आपने देखा कि यहां पर आपका मीटर रेजिस्टेंस तो बना हुआ है कॉपर का, और शंट रेजिस्टेंस बना हुआ है मैग्नेट का। तो सिंपल सी बात है कि दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिफरेंट हो गया, तो सिंपल सी बात है जो मेरी मीटर रीडिंग आएगी वो भी क्या आएगी डिफरेंट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ये तो हमें पता चल गई प्रॉब्लम। हमें ऐसा कुछ करना है कि इसका भी और इसका भी दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या हो सेम हो।
हमें प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है कि इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस दोनों का टेम्परेचर जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो, सेम हो। ये हमें प्रॉब्लम जो है सही करनी है इस तरीके से। सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, प्रॉब्लम हमने देख ली। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों का टेम्परेचर कॉफिशिएंट अलग अलग है। हमने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा दोनों का टेम्परेचर कॉफिशिएंट सेम कर दो। अब उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का, वो हम पढ़ेंगे अभी। पहले हम पढ़ लेते हैं पीएमएमसी वोल्ट मीटर। अब हम पढ़ लेते हैं पीएमएमसी वोल्ट मीटर। तो पीएमएमसी वोल्ट मीटर, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं बेसिक कि अगर मुझे एमीटर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शंट में रेजिस्टेंस लगाएंगे, और अगर मुझे वोल्ट मीटर करना है तो उसके लिए मैं सीरीज में क्या लगाऊंगा, रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू आई एम इज इक्वल टू आई एस सी। ठीक है, इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, इसके अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वी एम। इसके अक्रॉस मैं वोल्टेज की बात करूं तो क्या हो जाएगा, वी एस सी। और टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा, वी। तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, वी एम प्लस वी एस सी। तो V इज इक्वल टू वी एम क्या हो जाएगा, आई एम इंटू आर एम प्लस आई एस सी इंटू आर एस सी। तो यहां से मुझे फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, आर एस सी की। तो मैं क्या करता हूं, सेपरेट कर लेता हूं सबको, V माइनस आई एम आर एम डिवाइड बाई आई एस सी इज इक्वल टू आर एस सी। तो यहां से आपका आर एस सी क्या आ गया, V माइनस आई एम आर एम डिवाइड बाई आई एस सी, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि आई एम और आई एस सी है, ठीक है, ये मेरा क्या है, बी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ कॉमन ले लूं। अगर मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, कॉमन आर एम, क्या ले लेता हूं यहां पर मैं कॉमन आर एम। आर एम अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां से क्या हो जाएगा, वी वाई आर एम, और मैं क्या ले लेता हूं यहां पर, आई एम भी कॉमन ले लेता हूं, आई एम आर एम। तो यहां पे हो जाएगा आई एम माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो गया, आई एस सी। तो हमें पता है आई एस सी इज इक्वल टू आई एम है, तो ये आई एस सी और आई एम क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहां से आर एस सी क्या आ गया आपका, आर एम एन टू वी वाई, ये क्या हो जाएगा आपका, वी एम माइनस 1। और यहां से आपका जो आर एस सी आएगा वो क्या आएगा, आर एम इंटू एम माइनस 1। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला मेरा कि आर एस सी मच मच ग्रेटर देन है किससे, आर एम से। और ये किसका बना होता है, यूरेका का, यूरेका का बना होता है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे सीरीज मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सीरीज मल्टीप्लायर। तो यहां से आपका जो m की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 1, और वो क्या होगा आपका v अपॉन वी एम।
इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया कि अगर मुझे वोल्टमीटर बनाना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, सीरीज, और अगर मुझे एमीटर बनाना है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, शंट। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर एरर की। हमने देख लिया था टेम्परेचर एरर किस तरह से आती है। तो टेम्परेचर एरर हमें पता था कि अगर हम बात करें यहां पर, ये हमारे पास क्या है, RSH, ये है हमारे पास IM, और ये उसमें जाने वाली करंट क्या हो गई, ISH। तो अगर हम IM अपॉन ISH की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा, RSH अपॉन RM। आएगा नहीं आएगा? यहां से IM अपॉन ISH इज इक्वल टू, RSH को क्या लिख सकता हूं, RSH नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी डिवाइडेड बाई RM नॉट 1 प्लस अल्फा SHH अल्फा M डेल टी। तो यहां से मेरी जो रीडिंग है वो डिपेंड किस पर है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट पर। यहां पर समस्या क्या है मेरी, समस्या क्या समस्या है कि यहां पर दोनों प्रतिरोध मतलब मीटर रेजिस्टेंस RM और शंट रेजिस्टेंस RSH, दोनों प्रतिरोध का तापमान गुणांक अलग अलग होने के कारण PMMC की रीडिंग तापमान गुणांक पर निर्भर करती है। ये तो हमने समस्या देख ली। अब उस समस्या का समाधान क्या है, अब हम बात करते हैं किसकी, समाधान की। क्योंकि अगर समस्या है, हमारी जिंदगी में भी अगर कोई समस्या होती है तो उसका क्या होता है, समाधान। अगर हमारी नौकरी नहीं लग रही तो ये क्या है, समस्या, और उसका समाधान क्या है, पढ़ाई करो। ऐसे ही अगर ये समस्या है तो इसका समाधान, क्या बात करते हैं हम समाधान की। समाधान क्या है, हम मीटर प्रतिरोध RM, हम मीटर प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक स्वैम्पिंग प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसका समाधान, हम एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। इस स्वैम्पिंग प्रतिरोध का मान, इस स्वैम्पिंग प्रतिरोध का मान मीटर प्रतिरोध से 20 से 30 गुना ज्यादा होता है। मतलब क्या है कि जो R स्वैम्पिंग होगा वो 20 to 30 टाइम ऑफ क्या होगा, RM। फिर क्या करते हैं हम, इस स्वैम्पिंग
प्रतिरोध का मटेरियल शंट प्रतिरोध के मटेरियल के समान लेते हैं। मतलब कि स्वैम्पिंग और स्वैम्पिंग इज इक्वल टू RSH इज इक्वल टू क्या पदार्थ हो गया मेरा, मैग्नीन। ये दो काम हमको करने होते हैं। मतलब कि ये मेरा क्या है, समस्या, ये मेरी समस्या है। इस समस्या का समाधान हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से। ये क्या हो गया, मीटर रेजिस्टेंस जो कि कॉपर का बना होता है। ये हो गया मेरा स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ये किसका बना होगा, मैग्नीन। और ये मेरा क्या है, शंट रेजिस्टेंस, ये भी किसका बना होगा, मैग्नीन। तो अब अगर हम बात करें, ये हो गया IM, ये हो गया आपका ISH और ये हो गया आपका I। तो यहाँ से अगर हम IM इज इक्वल टू ISH, तो IM इज इक्वल टू ISH की अगर हम बात करें तो ये जो RSW है वो क्या है, 20/30 टाइम ऑफ RM। तो ये IM अपॉन ISH हमारा क्या हो जाएगा, RSH अपॉन RM प्लस RSW। अब चूंकि RSW क्या है, 20/30 टाइम ऑफ RM, तो RM प्लस RSW लगभग क्या हो जाएंगे मेरे, RSW। तो यहाँ से IM अपॉन ISH इज इक्वल टू RSH अपॉन RSW। तो यहाँ से आपका IM अपॉन ISH इज इक्वल टू RSH नॉट 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा किसका, मैग्नीन का, इंटू डेल T डिवाइडेड बाई RSW नॉट 1 प्लस अल्फ़ा किसका, मैग्नीन का, डेल T। अगर ये दोनों क्या हो गए सेम, तो यहाँ से IM अपॉन ISH इज इक्वल टू क्या हो गया, RSH नॉट अपॉन RSW नॉट। तो यहाँ से इस परिणाम से यह सिद्ध होता है कि PMMC की रीडिंग टेम्परेचर, तापमान पर निर्भर नहीं है। तो इस तरह से हम जो टेम्परेचर एरर है उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, वाई यूजिंग स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस।
अब हम देखते हैं इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये हो गया IM अपॉन ISH, RSH अपॉन RM, और ये सब हमने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो गया, ये मैग्निन और कांस्टेंटन का बन सकता है। ये हो गया मेरा टू एलिमिनेट AC DC के लिए हम मैग्निन और AC के लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंटन। अब हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। जो क्वालिटी हमारी है वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसका बना होना चाहिए, मैग्निन का। मैंने आपको बता दिया मैग्निन का जो है मेरा क्या बना होना चाहिए, और जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, लो। टेम्परेचर जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, लो। और जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है उसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वो क्या होती है उसकी, हाई। अब बात करते हैं अपन एडवांटेज। जो PMMC के एडवांटेज हैं, हमने देखा लीनियर है, कैसे, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। क्या देखा हमने, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, तो हमने बोल दिया लीनियर। मैग्नेटिक फील्ड हाई है, और ये कितना है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक। ऑपरेटिंग टॉर्क हाई है, क्योंकि टॉर्क क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V, और V की वैल्यू क्या होती है, हाई। सेंसिटिविटी हाई है, वो हमने देख लिया। एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड एरर क्या होती है, मतलब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एब्सेंट। क्यों, क्या है यहां पर, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव PMMC पर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इसका आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, और वो कितना होता है, 0.1 से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसलिए हिस्टेरेसिस एरर क्या होती है, एब्सेंट। क्या, जो आपकी हिस्टेरेसिस जो त्रुटि है उपस्थित नहीं होती है। क्या है, हिस्टेरेसिस जो त्रुटि है वो उपस्थित नहीं होती है, क्योंकि हम PMMC में एल्यूमिनियम फॉर्मर का उपयोग करते हैं। इसलिए इसकी जो हिस्टेरेसिस एरर है वो क्या नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। फ्रीक्वेंसी और जो वेव फॉर्म है वो भी क्या होती हैं, एब्सेंट। क्यों, क्योंकि ये AC पे काम नहीं करता। अगर AC पे काम नहीं करेगा तो कोई फ्रीक्वेंसी और वेव फॉर्म एरर आएंगी क्या, नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी पर वेव फॉर्म पर जो इसलिए एरर नहीं है क्योंकि ये AC पर काम नहीं करता। टेम्परेचर एरर क्या हो गई इसमें, लेस। क्या हो गई, टेम्परेचर लेस। पावर कंजम्पशन इसका वेरी लो होता है, फ्यू माइक्रोवाट। और एक्यूरेसी जो है वो इसकी क्या होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी क्या है, वेरी हाई होती है। तो एक्यूरेसी भी क्या है, हाई, क्योंकि इसमें हिस्टेरेसिस एरर एब्सेंट है, एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड एरर एब्सेंट है, और टेम्परेचर एरर क्या है, इसकी लेस है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो PMMC है वो किस तरह से वर्क करता है, उसके एडवांटेज। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये AC पे वर्क नहीं करता है। तो इस तरह से हमने PMMC के बारे में पूरी डिटेल से कि किस तरह से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह से इसकी लिमिटेशन होती हैं, और किस तरह से इसके एडवांटेज होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।